सो पीपीएससी प्रिपरेशन के लिए हमारा जो ऑफिशियली पहला लेक्चर और बहुत इजी, बहुत मज़ेदार टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अक्सर लोगों को या तो पता नहीं होता, अगर इंफॉर्मेशन होती है तो बहुत महदूद होती है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे इंफॉर्मेशन है हमारे पास, क्या वो इनफ है, और नंबर 2, अगर हमारी इंफॉर्मेशन इनफ है तो हमारे आज के लेक्चर में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कशन करने लगे हैं, लिहाजा आप लोगों के क्वेश्चंस हमारे कॉन्सेप्ट को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। जी हुरैन जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, अगर क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि मैं होम्योस्टेसिस से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ, इसकी रीज़न मैंने आपको जो है वो पिछले लेक्चर में भी बताई थी। होम्योस्टेसिस से स्टार्ट करने की रीज़न जस्ट ये है कि हमारा जो फॉर्म एंड फंक्शन है, जो हमारे फिजियोलॉजी है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी आती है? होम्योस्टेसिस। क्योंकि हमारा, अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट का जायजा लें तो हमें सबसे पहली बात यही नहीं पता होता कि हमारे तमाम ऑर्गन, हमारे तमाम के तमाम ऑर्गन्स जो हैं, दे आर वर्किंग टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस इन आवर बॉडी। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि मैं स्पेशली, मैंने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपना बोर्ड बना के रखता हूँ मैं, और यहाँ पर लिखता जाता हूँ, तो हम ये सेंटेंसेस जो हैं ये साथ लिखते भी जाएंगे। एक मिनट देखिएगा। जी, एक सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर होम्योस्टेसिस को समझने का सबसे पहला पर्पस ये है कि all of our organs attempt to maintain the homeostasis in our body, which is known as normal state. याद रखिए, जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं, वो तमाम के तमाम ऑर्गन्स ये अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो मिडिल पॉइंट है, जो होम्योस्टेटिक पॉइंट है, वो मेंटेन किया जाए। तो होम्योस्टेसिस 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 की रट लगाने से बेहतर ये है कि हम सबसे पहले ये समझ लें कि होम्योस्टेसिस हमारी जो साइंस है वो कैसे उसको जो है वो उसको डिफाइन कैसे करती है होम्योस्टेसिस को, बजाय इसके कि एक ही वर्ड को बार बार हम समझें। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारे पास डिफरेंट बुक्स हैं, इनके मुताबिक जो होम्योस्टेसिस है उसको किस तरह डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले मैं आऊँगा वो लेवल जो हम में से हर एक पढ़ के आया है, विच मीन्स एफएससी लेवल। तो अब आइए यहाँ पर जो है वो हमारे सामने एक अदद वर्ड की ट्रांसलेशन की सूरत में डेफिनेशन या उसका मीनिंग मौजूद है, विच मीन्स होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स स्टेट। यानी होम्योस्टेसिस का ओवरऑल पर्पस हमारे सामने क्या आता है? होम्योस्टेसिस का ओवरऑल पर्पस हमारे सामने ये आता है कि आवर बॉडी टेंड्स टू मेंटेन अ स्टैटिक सिचुएशन डिस्पाइट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशंस होने के बावजूद जब हमारी बॉडी ये कोशिश करती है कि सिचुएशंस को मेंटेन किया जाए, कौन सी सिचुएशंस को, यहाँ पर एक और वर्ड ऐड कर देता हूं मैं, इंटरनल स्टैटिक सिचुएशन। जब हमारी बॉडी कोशिश ये करती है कि इंटरनल सिचुएशंस को स्टैटिक रखा जाए, तो ऐसी सूरत में इस अटेम्प्ट को, इन चीजों को हम क्या कहते हैं? हम ऐसी कोशिश को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल जो है वो मैं आपको थोड़ा सा, अगर यहाँ से कैम्बल वाली बुक से थोड़ा सा गाइड करूं, तो वो ये, एक आपके पास रूम टेम्परेचर का जो थर्मोस्टेट होता है
आजकल तो बहुत से लोग जो हैं वो एसीओ में बैठ भी रहे होंगे। होम्योस्टेसिस किस तरह काम करती है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। दो रूल्स हैं होम्योस्टेसिस के, याद रखिए। होम्योस्टेसिस का, बल्कि दो भी नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली होम्योस्टेसिस का एक ही रूल है, और वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले ये फिनोमिना समझ लेते हैं। होम्योस्टेसिस का रूल क्या है कि एक मुनासिब रेंज के अंदर हमारी बॉडी ने अपने आप को मेंटेन करना है। मैं आप लोगों को आपकी ही बुक से एक सेंटेंस दिखाता हूं जो कि हम पढ़ के आए होते हैं और हमें नहीं अंदाजा होता कि हमें वाकई उसका कॉन्सेप्ट है या नहीं, और वो सेंटेंस कौन सा है। इधर देखिएगा, ये देखिए, homeostasis does not mean to keep a fixed internal environment as changes maintained within a specific range। याद रखिए, होम्योस्टेसिस कभी भी हमारी बॉडी को स्टैटिक पॉइंट पर नहीं रखेगी। स्टैटिक पॉइंट पे, जी बिल्कुल, विद इन अ नैरो रेंज। हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस का जो रूल है वो ये है कि दो रेंजेस मुतय्यन की जाएंगी और उन रेंजेस के दरमियान में बॉडी को फ्लक्चुएट किया जाएगा। एग्जाम्पल इसकी बहुत जबरदस्त, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है, उसमें देखते हैं। और ये जो है वो सर बिलाल की वेबसाइट, वो सर बिलाल जो आप लोगों को शुरू में पीपीएससी की गाइडेंस दे चुके हैं, उनकी वेबसाइट है इजी लर्निंग होम। ये देखिए, इजी लर्निंग होम, ये वेबसाइट है, वहां पर ये सारी प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं, वहां जरूर जाके विजिट कीजिएगा। ये देखिए, ये आप लोगों को एक बहुत जबरदस्त डायग्राम अवेलेबल है होम्योस्टेसिस के हिसाब से। इसमें आपकी बॉडी को एक रेंज दी गई है, ये है, इसको आप फॉर एग्जांपल इसको आप कह लेते हैं अपर अपर रेंज। ये जो रेंज है दिस इज अपर वन, ठीक है, और ये जो रेंज है दिस इज लोअर वन। आपकी बॉडी एक तो इस अपर और लोअर रेंज को टच करके वापस आने की कोशिश करती है, सबसे पहली बात। यस, और दूसरी बात यह कि यहां पर भी हमारी बॉडी एक खास किस्म की रेंज को मेंटेन करती है। हमारी बॉडी हर वक्त जो है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन को मेंटेन रखती है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये जो है ये अपर लिमिट है, ये वाली लाइन ये अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई, ये वाली जो है इनको आप कह लें ये मिडल लिमिट्स हैं। मतलब इस पे हमारी बॉडी सरवाइव तो कर सकती है, लेकिन यहीं से हमारी बॉडी को खतरा होना शुरू हो जाता है कि अगर यहां से ऊपर गए ज्यादा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लिहाजा क्या होता है कि हमारी बॉडी मैक्सिमम क्या कोशिश करती है कि यहां से ग्राफ चढ़े और इससे पहले पहले वापस आ जाए, फिर यहाँ पे आए। और अगर हमारी बॉडी ने फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप किसकी एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की एग्जांपल में आप क्या लेंगे कि इतना लेवल आया, इंसुलिन ने ग्लूकोज को फिर डाउन किया। अब इस मिडल रेंज से दोबारा मिनिमम रेंज को टच करने से पहले पहले बॉडी उसको वापस लाने की कोशिश करेगी। हाँ, अगर मिनिमम रेंज को भी टच कर लेती है नो इशू, लेकिन अगर उससे आगे चली जाती है तो सिचुएशन खराब हो सकती है। लिहाजा ये जो फ्लक्चुएशन है जिसमें मिनिमम रेंज को या मैक्सिमम रेंज को टच करने से पहले पहले हमारी बॉडी जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी, आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि ये जो हमारी जितनी भी हम जो है वो वेव पढ़ते हैं, लाइट वेव पढ़ते हैं, लाइट वेव जो है वो क्रस्ट और ट्रफ के साथ साथ ऐसे मूव करती हैं। तो जस्ट लाइक अ फ्रीक्वेंसी हमारी ये होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों की जो कैम्बेल की बुक है, दिस वन, ये कैम्बेल की बुक है, इस बुक में जो चीज लिखी हुई है वो क्या है कि आपकी जो रेंज है ग्लूकोज की वो है 70 मिलीग्राम पर 100 ml टू 110 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। इस राइटिंग को जो है वो माफ कर दीजिएगा जी। सो अगर आप देखते हैं कि हमारी बॉडी इस रेंज में अलाउ करती है, याद रखिए ये रेंज हर बुक में सेम नहीं है। कुछ बुक्स इसको 80 टू 120 कहती हैं, कुछ इसको 70 टू 110 कहती हैं, ठीक है। बट स्टिल ये एक रेंज है। इसमें अगर फर्ज करें कि ये एक मिडिल पॉइंट है, इसका मिडिल पॉइंट क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल इसका मिडिल पॉइंट बनेगा 90, ठीक है। अगर इसका मिडिल पॉइंट 90 बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि 90 तक रेज हो जाए, उसके बाद वापस ले आए जाए। फिर अगर 75 है, ठीक है, 70 आपके पास सबसे मिनिमम रेंज है ना, यहाँ पे मैं 7 दोबारा लिख देता हूँ, 70 मिनिमम रेंज है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी की शुगर आ जाती है 75 पे, तो यहीं से हमारी बॉडी में अलार्म बजना शुरू हो जाता है कि शुगर कम हो रही है, लिहाजा उसको रेज करने की कोशिश की जाती रहेगी। सो ये तमाम
जी, ये एक जो है वो जी हुरैन ने यहाँ पर लिखा है कि 90 mg पर 100 ml। जी ये जो है ये फ्लक्चुएट करती है। देखें, हम कांस्टेंट पॉइंट होम्योस्टेसिस के बारे में सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करें, दिस इज नेवर अ कांस्टेंट पॉइंट। अगर आपने ये अज्यूम कर लिया तो आपकी बॉडी पूरे दिन में 37 से 0.1 डिग्री भी नीचे आई तो इसका मतलब है आपकी बॉडी कोलैप्स कर जानी चाहिए। हमारी बॉडी में टेम्परेचर रेंज, यहाँ सुमेरा रियाज ने टेम्परेचर रेंज लिखी है 36.1 टू 37.8। ये अच्छी खासी रेंज है। कौन सी रेंज, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के सामने। जी, टेम्परेचर रेंज क्या है, 36.1 टू 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे बॉडी में टेम्परेचर की रेंज है। अगर ये टेम्परेचर की रेंज ना हो, बल्कि आप जो है जिस तरह से हम एक स्ट्रिक्ट, हमें बड़ी आदत है ना कि एक स्ट्रिक्ट जो है वो हमें पॉइंट पर रहने की पॉइंट पर रहने का बहुत ज्यादा शौक है, तो हमारी बॉडी अगर इस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली रहती है तो फिर याद रखिए कि हम जरा सी भी कमी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ऑप्टिमम टेम्परेचर होना डिफरेंट बात है और टॉलरेबल टेम्परेचर होना डिफरेंट बात है। याद रखिएगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर और टॉलरेंस में डिफरेंस है। ऑप्टिमम टेम्परेचर बेस्ट वर्किंग है, टॉलरेंस मींस होम्योस्टेसिस। टॉलरेंस वो चीज है जिसका मतलब होम्योस्टेसिस है। आप एक खास लाइन में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जस्ट लाइक दिस डायग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाई। और एक और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के इस डायग्राम की तरफ वापस आता हूं, और वो क्या है कि द डिसऑर्डर्ड होम्योस्टेसिस इज कॉल्ड एज डिजीज। हमारी बॉडी में जैसे ही होम्योस्टेसिस आउट हुई, इसका क्या मतलब है, यस, हमारी बॉडी में जैसे ही होम्योस्टेसिस आउट हुई, इसका क्या मतलब है कि डिजीज कॉज होगी। और इसका आप आराम से मतलब निकाल सकते हैं कि जिस वक्त हमारी बॉडी ने कोई काम करना खत्म करना है, वहीं से डिजीज कॉज होना शुरू हो जानी है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं इसकी। मेन्यूपॉज। मेन्यूपॉज एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें फीमेल्स में एस्ट्रोजन रिलीज होना बंद हो जाता है। एस्ट्रोजन रिलीज ना होने की वजह से जो प्रिडिक्टेबल डिजीजेस हैं उनमें ऑर्थराइटिस आ जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस आ जाती है। फिर इसी तरीके से दो चार और डिजीजेस आ जाती हैं। हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये है कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करने वाला एक इंतहाई अहम हार्मोन विच इज एस्ट्रोजन नाउ स्टॉप टू रिलीज। अब वो रिलीज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस आउट हो गई। ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि जैसे ही बॉडी होम्योस्टेसिस से आउट होती गई, डिजीज कंडीशन आ जानी है। अच्छा चलें, हमारे पास मैं अब आपको जो है वो एक क्वेश्चन रेज करता हूं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस। हजरात, चैट से बेहतर है आप माइक ऑन करके जल्दी से आंसर कर दें, उसमें फिर देर नहीं लगती। osmoregulation, thermoregulation and excretion। जी, तीन टाइप्स आपके पास आ गए, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन। नो, पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं, वो तो बात, वो और बात है, वो आप बात करिए फीडबैक की, फीडबैक मैकेनिज्म, वो भी आएगा। जी, एनीबडी एल्स, होम्योस्टेसिस की कितनी टाइप्स हैं? सर यही पढ़ते हैं हम लोग, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन वगैरह। थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन। याद रखिए, एवरी मेंटेनेंस इन आवर बॉडी इज नोन एज, इन आवर बॉडी इज होम्योस्टेसिस। एवरी मेंटेनेंस, इतना शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेकर आप कभी भी एडवांस जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। जितनी मेंटेनेंस हो रही है, वो मेंटेनेंस जो है वो सारी की सारी होम्योस्टेसिस में आती हैं। हमें बड़ी ही शॉर्ट रेंज बताई जाती है। फॉर एग्जांपल, हम अपनी बॉडी में क्या मेंटेन करते हैं, ग्लूकोज, होम्योस्टेसिस है। अपनी बॉडी में क्या मेंटेन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, होम्योस्टेसिस है। ऑक्सीजन मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस है। पीएच मेंटेन करते हैं, होम्योस्टेसिस है। इम्यून सिस्टम, होम्योस्टेसिस है। ये जो इतनी टाइप्स जो हैं वो हमें पता ही नहीं होती कि हमारी बॉडी, ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको, मैं आपको इसका हवाला दे देता हूँ। आई एम टॉकिंग दिस, आई एम शेयरिंग दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम गाइटन एंड हॉल। जाकर देखिए होम्योस्टेसिस वाला कॉन्सेप्ट।
गायटन के मुताबिक रिप्रोडक्शन भी होम्योस्टेसिस है। एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी, इसीलिए मैंने आपको शुरू में एक सेंटेंस लिख के दिया, ऑल ऑफ आवर ऑर्गन्स अटेम्प्ट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस इन आवर बॉडी विच इज नोन एज नॉर्मल स्टेट। जो ऑर्गन वर्किंग कर रहा है उसका काम, आप अगर हमारी बॉडी की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, हमारी बॉडी अगर हमारे लिए काम कर रही है ना, और हमारी पूरी बॉडी हमारे लिए अगर काम कर रही है तो वो हमें नॉर्मल रखने के लिए वर्किंग कर रही है। और नॉर्मल स्टेट क्या कहलाती है? नॉर्मल स्टेट को दूसरे अल्फाज में आप कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो जनाब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है जिसको अपडेट करने की जरूरत है वो ये है कि वो जो 3 टाइप्स एंशिएंट जमाने की हमारे जहनों में है उसको खत्म कर दें। अब आते हैं सबूत के लिए आप लोगों की जो हमने बुक्स कंसल्ट करनी है। सबसे पहले आइए, चलें ए लेवल की बुक की तरफ सबसे पहले आते हैं। दिस इज ए लेवल मैरी जॉन। इधर देखिएगा, मैं इसको जो है वो हाईलाइट करता चला जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर बॉडी टेम्परेचर हमें पता है, थर्मोरेगुलेशन, मेटाबॉलिक वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया। जी, मेटाबॉलिक वेस्ट में वेस्ट और यूरिया ये किसमें आ जाएंगी? ऑस्मोरेगुलेशन में। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऑस्मोरेगुलेशन में नहीं आया करती। हम ऑस्मोरेगुलेशन में 2 चीजें पढ़ा करते हैं, खास तौर पे ऑस्मोरेगुलेशन में हमारा कंसल्ट होता है सॉल्ट्स की तरफ, और एक्सक्रीशन में हमारा कंसल्ट होता है यूरिया की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड की मेंटेनेंस हम पढ़ते ही नहीं है। आपको पता है हमारे ब्रेन में स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं, और ब्रेन हैज स्पेशल रिसेप्टर्स which are too much sensitive for the concentration of carbon dioxide। हमारा ब्रेन इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, उधर हमारा सांस फुला देता है, उधर हमारा सांस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्या वजह है? हमारे ब्रेन में रिसेप्टर मौजूद हैं। जस्ट लाइक दैट ब्लड पीएच, वहमो गुमान में भी नहीं होता हमारे के ब्लड पीएच भी होम्योस्टेसिस है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन, वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड, ऑब्वियसली ऑस्मोरेगुलेशन में हम वाटर मेंटेन करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ऑफ द रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दोबारा वही जिक्र आ रहा है। ये है ए लेवल की बुक के मुताबिक। अब चलते हैं हिकमैन की तरफ। मेरे पास जो हिकमैन है वो थोड़ी सी ना इससे लिखी हुई डिफरेंट है, लेकिन चलें कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट मिल जाए। जी, इधर देखिएगा, थ्रू दीज ऑर्गन ऑक्सीजन, रुकिएगा जरा, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, आगे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन, फूड स्टफ्स, मिनरल्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स of body fluids enter, water is exchanged, heat is lost, metabolic wastes are eliminated। जितनी चीजों का वो जिक्र कर सकता है वो तमाम चीजों का जिक्र कर रहा है। लिहाजा इस बात को तो आप छोड़ दें कि होम्योस्टेसिस सिर्फ हमारे उन 3 फिनोमिना का नाम है। मैंने अपना सेंटेंस दोबारा दोहरा रहा हूं कि आपकी गायटन रिप्रोडक्शन को भी होम्योस्टेसिस कहती है। लगता है अब आया है मजा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर जो हमारे ये देखिए होम्योस्टेसिस। जी, यहाँ पर हैंड रेज हुआ है, ये बुशरा जी, क्वेश्चन कीजिए। सर कलेक्टिवली तो हम इनको यही कहेंगे ना कि इन तीनों टाइप्स में से ये कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस अगर ग्लूकोज की हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम मेंटेन हो रहा है, तो ये इन्हीं 3 जो स्टेप्स हैं इनकी वजह से हो रहा है ना। कहीं एक्सक्रीशन हो रही है, कहीं थर्मोरेगुलेशन हो रही है, कहीं थर्मोरेगुलेशन हो रही है। तो फिर आप मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें लाएंगे? सर वो एक्सक्रीशन में आ जाएगा। कार्बन एक्सक्रीशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है आपके एफएससी के मुताबिक? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन ये है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट की, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में। एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज एक्सक्रीशन नहीं होता। जी, ये तुम्हारा रियासत का आंसर पढ़िए। एक्सक्रीशन जो है वो एक्चुअली नाइट्रोजिनस वेस्ट की रिलीज को कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लूज डेफिनेशन के मुताबिक उसमें डाल देते हैं कि ये भी एक्सक्रीशन है। फिर इसी तरीके से इम्यून सॉरी कलेक्टिवली फिर आ जाता है ना रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, हम बोलते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक्सक्रीशन आ जाती है, बाकी चीजों की भी जो वेस्ट मटेरियल है उसकी भी आ जाती है।
नहीं लेकिन कलेक्टिवली यही कहते हैं कि एक्सक्रीशन को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। आप देखें ना, चलें चलें आप इसको कह सकते हैं, आपका पॉइंट ये है कि वो उन्हीं तीनों में आ जाता है, तीनों में। तो फिर मैं वही बार बार बात है ना कि इसको आप देखते हैं कि उसकी एग्जांपल ले लें, इम्यून सिस्टम की एग्जांपल ले लें, उसमें थर्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन कहाँ एडजस्ट हो रही है। रिप्रोडक्शन की एग्जांपल ले लें। एक्चुअली ये जो हमारा उन तीन एक मिनट रुकिएगा आप सब लोग प्लीज, मेरा ना ये डिवाइस की बैटरी लो हो गई है, मैं लैपटॉप के माइक से बात कर रहा हूँ, जस्ट हैंग ऑन। जी आप बताइए। हाँ, तो ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा था कि आप अगर उसको आवाज आ रही है तो प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर आ रही है। ओके, अच्छा। अब इसमें जो है वो जो आप लोग अगर जो है वो ये देखते हैं हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट, चले मैं कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। फिर ऐसी सूरत में हम जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की मेंटेनेंस है, आमतौर पे क्या होता है, आमतौर पे हम ग्लूकोज की मेंटेनेंस को भी उसी में ले आते हैं, वो क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन में, क्योंकि ग्लूकोज भी सोल्यूट है। ये बात तो हम सबके ज़हनों में है ना कि बायोलॉजिकल सॉल्वेंट सिर्फ कौन सा है, बायोलॉजिकल सॉल्वेंट वाटर के अलावा और कोई नहीं है। जब भी बायोलॉजी में सॉल्वेंट की बात होगी वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात होगी, कोई और सॉल्वेंट बायोलॉजिकल सॉल्वेंट नहीं है, ठीक है। तो अब आप आइए, ऐसी सूरत में तो सोल्यूट की मेंटेनेंस, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूट्स। तो फिर हम आमतौर पर, मैं अगर एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट की बात करूं ना, आई एम आंसरिंग बुशरा, ठीक है। अगर मैं जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फिर ऑस्मो रेगुलेशन में हमारी बुक्स में ये लिखा होना चाहिए कि ऑस्मो रेगुलेशन में जो सोल्यूट मेंटेनेंस होती है उसमें ग्लूकोज भी शामिल होता है, उसके अंदर जो है वो सॉल्ट्स भी शामिल होते हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे जो है वो और मजीद वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन हम वो शामिल नहीं करते। हम किडनी से ही रिलीज होने वाले सॉल्ट्स को किसमें अलग कर देते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में। किडनी से रिलीज होने वाले यूरिया को हम किस कैटेगरी में अलग कर देते हैं, एक्सक्रीशन में। तो इस लिहाज से अगर आप देख, और ग्लूकोज तो हम दोनों में नहीं रखते। हालांकि ग्लूकोज की मेंटेनेंस, हमारी बॉडी से ग्लूकोज जाया नहीं किया जाता, आमतौर पर कोशिश ये होती है कि ग्लूकोज बॉडी से जाया ना हो, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज बॉडी से जाया ना होने का मतलब ये है कि किडनी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी तो मेंटेन कर रही है ना। अब अगर आप किडनी को इन्वॉल्व करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में, किडनी एक्ट करती है, नो डाउट। सॉल्ट्स किडनी ने एक्चुअली मेंटेन करने होते हैं, किडनी और हाइपोथैलेमस। यूरिया किसने फिल्टर करना होता है और फेंकना होता है बाहर, किडनी ने। ग्लूकोज की मेंटेनेंस किसके जिम्मे है, ग्लूकोज की मेंटेनेंस किडनी के जिम्मे नहीं है, लिहाजा हम उसको ऑस्मो रेगुलेशन में लेकर नहीं आते अपनी पुरानी बुक्स के अंदर। तो ऐसी सूरत में आपको ये चीज अगर आप जनरलाइज कॉन्सेप्ट में भी ला रहे हैं ना, तो फिर पुराने कॉन्सेप्ट में ये बात शामिल करना अजहद जरूरी है कि हर तरह के सोल्यूट की मेंटेनेंस, चाहे आप ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें, बट हर तरह के सोल्यूट की मेंटेनेंस क्या कहलाती है, ऑस्मो रेगुलेशन। जी हुरैन, आपका जो है वो हैंड रेज हुआ हुआ, जी बोले। सर ये डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इसमें हिकमैन में लिखा हुआ है कि सर्कुलेटरी, नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स। जैसे आपने ग्लूकोज की बात की, तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स का यही कॉन्सेप्ट है ना, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर होमियोस्टेसिस को कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। बगैर हाइपोथैलेमस के यू कैन नॉट स्टॉप वाटर इन योर बॉडी। कौन सी डिजीज होती है अगर हाइपोथैलेमस एक खास किस्म की जो है वो ना रिलीज करे, एक खास किस्म का हार्मोन, तो कौन सी डिजीज होती है? हरी आप 10 मिनट है हमारे पास। क्वेश्चन अगेन करें, आवाज स्ट्रिक्ट हो रही थी। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर हाइपोथैलेमस एक खास किस्म का हार्मोन रिलीज ना करे तो वाटर बॉडी से लॉस होना शुरू हो जाता है। कौन सा हार्मोन है? एडीएच। एडीएच। अब मुझे एडीएच एंटी डायरेटिक। यस 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 सर वो तो पिट्यूटरी से, सर हाइपोथैलेमस तो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स रिलीज करता है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस एडीएच बना के पिट्यूटरी के हवाले करता है।
याद रखिए। जी सर, ये यस सर, पोस्टीरियर एंड में वो स्टोर होता है। यस, तो एक्चुअली हाइपोथैलेमस इज फॉर्मिंग एडीएच। अब मुझे बताइए, बगैर हाइपोथैलेमस के आप वाटर को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ओवरऑल जब आप बात करते हैं ना, हम ऑस्मो रेगुलेशन को महदूद कर देते हैं। मैं जो बुशरा का सवाल था, मैं उसको जो है वो सपोर्ट करता हूँ कि बात बिल्कुल ठीक है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये 3 हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों सिस्टम्स में ना इम्यून सिस्टम आता है, ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, ना कोई और सिस्टम आता है। इन 3 जो हमने शुरू से पढ़े हुए हैं, इन तीनों सिस्टम्स में ज्यादा से ज्यादा थर्मो रेगुलेशन में किडनी आ जाती है, सॉरी ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी आ जाती है और ब्रेन आ जाता है, एक्सक्रीशन में किडनी आ जाती है और लिवर आ जाता है। फिर इसी तरीके से जो तीसरा क्या नाम है, थर्मो रेगुलेशन, वो हाइपोथैलेमस करता है और 7 दूसरे ऑर्गन्स करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप उसके अलावा देखें तो बाकी ब्लड की पीएच को ले ले, अगर आप ब्लड की पीएच को ले लेते हैं तो ब्लड की पीएच भी आपको इन तीनों में, ब्लड की पीएच का क्या मतलब है, सॉल्ट्स की मेंटेनेंस नहीं हो रही, ब्लड की पीएच की मेंटेनेंस अगर आप कर रहे हैं तो सॉल्ट की मेंटेनेंस नहीं हो रही, H पॉजिटिव आयंस की मेंटेनेंस हो रही है, OH नेगेटिव आयंस की मेंटेनेंस हो रही है ब्लड की पीएच में। तो वो या तो आप उसको ऑस्मो रेगुलेशन में शामिल करें, वरना फिर उसको अलग से जहन में रखें कि ये भी होम्योस्टेसिस है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करने का मकसद क्या है कि हर सिस्टम, हर किस्म की मेंटेनेंस होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस जो है उसके बारे में हम जो है वो यहाँ पर एक फिनोमिना, अपनी वो जो डायग्राम हमने फ्लक्चुएशन वाली डायग्राम पढ़ी थी, उसी की एक और एग्जांपल ये आपके सामने इधर मौजूद है। ये जो पूरा साइकिल मौजूद है जी। और सवाल आया जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिएगा कि आपके पास ये एक रूम टेम्परेचर पे फर्ज करें कि आपके पास जो है वो एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ये है थर्मोस्टेट। और ये जो थर्मोस्टेट है, इस थर्मोस्टेट में एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसमें आपकी बॉडी को किस पे रखना, आपके रूम को, सॉरी ये रूम एग्जांपल है, आपके रूम को किस पे रखना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके मैं हीटर की एग्जांपल दूं या मैं एसी की एग्जांपल दूं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके क्या होता है, एसी का रूल क्या है, 20 डिग्री पे आके एसी को ट्रिप हो जाना चाहिए। एसी ट्रिप क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही 20 से टेम्परेचर नीचे आने लगता है, जो थर्मोस्टेट होता है वो वही रोक देता है उसको कि नहीं, यहां से अब स्टॉप हो जाना है क्योंकि टेम्परेचर उतना अचीव हो गया है। जैसे ही टेम्परेचर अचीव हुआ, फौरी तौर पर रुक जाता है, जो थर्मोस्टेट है वो रुक जाता है, ठीक है। बिल्कुल एसी वाले फिनोमिना के अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट काम करता है। हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट कौन सा है, आवर बॉडीज थर्मोस्टेट इज हाइपोथैलेमस। इधर आइए, इस चैप्टर जी, इस चैप्टर के एंड पर आइए। मैं जानबूझ के एफएससी लेकर आया हूं क्योंकि हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये मिले जुले। ये देखें, ये बॉडी का टेम्परेचर है। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि आपने किस पॉइंट पर मेंटेन करना है, ये आपका वो पॉइंट है जिस पे आपने मेंटेन करना है, 36.1 टू 37.8 जी। 5 मिनट रहे, 5 मिनट से थोड़ा ऊपर मिनट है हमारे पास। इससे ऊपर अगर जाता है तो सारी होम्योस्टेसिस, सारी थर्मो रेगुलेशन स्टार्ट हो जाती है और दोबारा क्या कोशिश की जाती है कि इस रेंज के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। इससे नीचे जाता है तो आप देख लीजिए पूरी होम्योस्टेसिस रीस्टार्ट होती है और दोबारा से उसको बैलेंस किया जाता है। यानी हमारी बॉडी का एक सेट पॉइंट है हर चीज के लिए। हमारी बॉडी कोशिश ये करती है कि वो सेट पॉइंट जो है ना वो आइडियल रहे, लेकिन उससे ऊपर नीचे हो जाना वो भी कोई ऐसा इशू नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 37 ना भी रहे, 36.1 पे चला जाए, 37.8 पे चला जाए, नो इशू। लेकिन इससे ऊपर ना जाने देने के लिए बॉडी फौरन हरकत में आती है। तो ये बिल्कुल वही रूल है। अब आइए आखिरी बात जो मैं कर सकूंगा मुझे लग रहा है, और वो है प्रिंसिपल ऑफ होम्योस्टेसिस। जी, कोई बताएगा होम्योस्टेसिस का प्रिंसिपल क्या है? अभी थोड़ी देर पहले किसी ने लिखा भी था सर, रेगुलेशन। रेगुलेशन तो है ना, होम्योस्टेसिस का मतलब ही रेगुलेशन है।
सर पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। यस, ये कौन था? बहरहाल सर जो पूजा। बहुत अच्छा सही आंसर। जो जी। आपका जो नेगेटिव होम्योस्टेसिस है वो हमारे पूरे जो सॉरी नेगेटिव फीडबैक हमारे पूरे होम्योस्टेसिस का प्रिंसिपल है। पूरे होम्योस्टेसिस का प्रिंसिपल नेगेटिव फीडबैक है। अब जरा डिफाइन करें नेगेटिव फीडबैक को। नेगेटिव फीडबैक होता क्या है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मतलब ये है कि जैसे कि हमारी बॉडी में अगर किसी चीज़ की लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर अगर राइजेस हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो उसका मैसेज हाइपोथैलेमस को जाता है। तो थर्मोस्टेट है जो क्या करता है उसको टॉलरेट या लिमिट रेंज में करने की कोशिश करता है। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन आप उसको ऐसा डिफाइन नहीं कर सकी। मैं आपको जो है वो सर इसका इस तरह भी कह सकते हैं जी 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 कि मैं जी जी सर इस तरह भी कह सकते हैं कि नेगेटिव फीडबैक यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो अल्फा और बीटा सेल जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे पेंक्रियास के अंदर 4 सेल होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा और पीपीपी। अल्फा और बीटा के ये होता है कि अल्फा हमारे पास ग्लूकागोन होता है और बीटा हमारे पास जो इंसुलिन होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है तो सॉरी हाँ हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल राइज अप हो जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो हमारी बॉडी का एक यानी कि एक कांस्टेंट चीज होती है हर चीज। तो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन क्या करता है, जो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है कि सॉरी एक रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू सिग्नल जाता है हाइपोथैलेमस के पास के जो है वो इंसुलिन रेगुलेट हो ताकि जो ग्लूकोज लेवल है हमारी बॉडी के अंदर वो मेंटेन हो जाए। तो इसी आपने तरह पूरा नेगेटिव मैकेनिज्म फीडबैक बता यानी कि दिया। कोई चीज कम हो जाए जी 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 बोले बोले। जी कोई चीज कम हो जाए उसको भी रेगुलेट करना, अगर कोई चीज बढ़ जाए तो उसको भी जो है वो उससे कंट्रोल में लाना, इसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। एग्जैक्टली आपने पूरा मैकेनिज्म बता दिया। बट इसकी डेफिनेशन मैं लिख चुका हूँ। इसकी डेफिनेशन जरा देखिए। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले जो है यहाँ पर कई आंसर आए हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सुमेरा रियाज है, उन्होंने इसका प्रॉपर जो है वो वर्ड की है रिवर्स इफेक्ट, और हुरैन जो है इसका आंसर कर रही हैं ऑपोजिट इफेक्ट। याद रखिए ये दो आंसर्स ठीक हैं। और इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो एक्चुअली क्या है? रिस्पॉन्स ऑपोजिट टू इनिशियल स्टिमुलस। इनिशियल स्टिमुलस का ऑपोजिट रिस्पॉन्स नेगेटिव फीडबैक है। मेरे पास 1.5 मिनट है, मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी को एक चीज इंक्रीज्ड मिलती है तो बॉडी क्या कोशिश करती है कि उसको डिक्रीज किया जाए। और अगर कोई बॉडी को स्टिमुलस मिलता है कि फलां चीज डिक्रीज्ड है तो बॉडी क्या करती है? उसके उलट आकर उसको इंक्रीज करने की कोशिश करती है। जब स्टिमुलस के ऑपोजिट रिस्पॉन्स होगा तो उसको आप क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक। इसका अगर मुझे यहाँ पर कोई जो है वो वैसे तो यहाँ पर भी साइकिल बना हुआ होगा, नहीं यहाँ साइकिल नहीं बना हुआ। ये ओवरऑल साइकिल नेगेटिव फीडबैक का ही है। मैं अब इसको जो है वो कोशिश करता हूँ वापस। ये वाला जो है ये देखिए, ये नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। इसमें नेगेटिव फीडबैक क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, हमारी पूरी बॉडी ने मिलकर कोशिश की कि टेम्परेचर को वापस कम किया जाए। तो स्टिमुलस क्या था? टेम्परेचर बढ़ गया है। रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? उसके उलट, यानी उसको कम किया जा रहा है। तो डेफिनेशन क्या है? रिस्पॉन्स ऑपोजिट टू इनिशियल स्टिमुलस इज नोन एज फीडबैक। और चलें इसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं, लेस देन 1 मिनट है। अगर रिस्पॉन्स इनिशियल स्टिमुलस से ऑपोजिट है तो इसकी एग्जांपल कोई लाइए। क्या ये होम्योस्टेसिस है या नहीं? मुझे नहीं लगता आंसर आ सकेगा, लेस देन 1 मिनट रह गया था।